अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ सबको सायमा अमजद का आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप लोग मेरे अज़ीज़ हम वतनों? आज तो आप खुश होगे, जश्न मना रहे होगे। मैं कहती हूँ कमाल है, छाई हुई हमारी कौम खुश है। वो बेचारी जो हमारी ज़ुल्म और सितम की हमारी कौम थी, मैं कहती हूँ सैल्यूट्स टू हमारी क्रिकेट टीम के उन्होंने इस कौम के मुँह पे मुस्कुराहटें बखेरी और भूल गए वो सारे गम। ना कोई महँगाई है, ना कोई बेरोज़गारी। मैं कहती हूँ इतनी अच्छी हमारी हुकूमत है, ना कोई शिया सुन्नी आपको नजर आ रहा है, ना कोई ऑपोजिशन नजर आई। एंड यस, ये जो हाई वोल्टेज मैच था, आई मीन लाइक व्हाट अ मैच इट वाज, अमेजिंग। और मतलब मैं वैसे एक बात सोच रही थी, एक विकेट भी नहीं ली, ये क्या हुआ? ये जो शाहीनों ने जो सुरमाओं के साथ किया ना, आई मीन लाइक इट वाज क्रेजी। और जैसे ही आते उन्होंने पहली विकेट ली है ना, पहले 10 रन मतलब 10 बॉल्स के अंदर, तो इससे ही उनका जो माइंडसेट था ना पाकिस्तानी टीम का, वो एक नजर आ रहा था कि भाई ये आज आए हैं ना, ये कुछ कर। मैं कहती हूँ वो जो मंडत से वापस गई थी ना एन बारात वाले दिन न्यूजीलैंड की टीम, ये बदला लिया है हमारे लड़कों ने, हमारे बॉयज ने, शाइनों ने उसका। तो यही तो वजह थी। मैं कहती हूँ इसीलिए तो इंडियंस जो है कह रहे थे मत खेलोगे मैच, मत खेलोगे मैच, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स को बीच में ला रहे हैं और ट्विटर पे जो है ना हमारे जो एक वो जो हमारी फौज है ना डिजिटल मीडिया वाली, उसने भी महाज खोल लिया है। जो ट्विटर पे मीम्स बन रही हैं, मैं कह रही हूँ दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। और जनाब आज हमारे पास जो मेहमान हैं, अब इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या हुआ कल। हमें आज जनाब ज्वाइन किया है नदीम रऊफ साहब है, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उनके साथ जी हमें आज ज्वाइन किया आसिम महमूद मलिक साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरसीसीआई रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेलकम सर, वेलकम नदीम साहब, वेलकम आसिम साहब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज के इस खुशगवार और हसीन दिन आपने सुबह खैर पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। कैसा आपने कल का मैच देखा? पहले तो ये थैंक यू वेरी बताएं। मच साइमा। पहले तो सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने इस मॉर्निंग शो पर बुलाने का। नो डाउट इट अबाउट इट कि कल का जो मैच था वो एक पूरी कॉम को एक पेज पे ले आया। इट इज़ डेफिनेटली हाई वोल्टेज मैच। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो। आफ्टर 29 ईयर्स यस, पाकिस्तान वन अगेंस्ट इंडिया इन एनी वर्ल्ड कप मैच, सो दिस इज़ अमेजिंग, ह्यूज। सो और वो भी मतलब सोचा जरूर था कि पाकिस्तान जीतेगा, मगर जीतेगा 10 विकेट से इट इज डेफिनेटली। 10 विकेट। अच्छा, हाँ, यही वाली बात आसिम साहब आपकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी, आपने बुलाया इस शो पे अर्ली मॉर्निंग। अर्ली लेकिन मॉर्निंग जनाब, लेकिन मैं हम तो कहती हूँ चैम्बर नींद में इतने बजे पहुंच जाते हैं जबरदस्त तो। जबरदस्त। अच्छा, ये जैसे अभी नदीम साहब ने बात की ना कि 10 विकेट्स, मतलब ये तो ऐसे लग रहा था वो गली मोहल्ले की टीमें आ जाती ना खेलने, वो भी कुछ विकेट्स लेके जाती है। तो ये क्या हुआ? आई मीन लाइक बड़ी स्ट्रांग टीम थी इंडिया की तो। असल में अगर देखा जाए ना, एशेज सीरीज के बारे में बड़ा लोग कहते हैं कि जी वो बहुत बढ़िया मुकाबला होता है। मुकाबला असल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है। ऐसे ही है। और इस मुकाबले पे जबकि वो इतने अपने आप को हाई रेट कर रहे थे, हाई अगर रेट आप पे इनके देखें प्रोग्राम्स देखें पिछले दिनों, एग्जैक्टली, वो वो जो देवर तबसरे सेइंग कि हैं। जी पाकिस्तान टीम तो रह गई है। और कल के मैच में पाकिस्तानियों ने बता दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो कुछ भी कर सकता है कुछ भी उसमें। कर। अच्छा, दूसरी बड़े मजे की बात है, अभी हम आपको एक व्लॉग दिखाते हैं जो जनाब हसन अली साहब ने बनाया जीतने के बाद, और वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तानियों को। जी जनाब। Show your excitement, guys! Guys, come on! कह रहे हैं शो सम एक्साइटमेंट। जी, आर वी एक्साइटेड? अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की बात है। एंड यस, पाकिस्तानियों टी इज फैंटास्टिक। आज टी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक लग रही है हमें। अच्छा, ये बताइए कि देखिए ये जो 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जी उसमें जी। पाकिस्तान ने विन किया था 180 रन। 180, मैं कहती हूँ इतने तो पूरे रन नहीं थे पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के। और आज जो अब ये दूसरी हिस्ट्री बनी है, आई मीन लाइक इतिहास में हमने एक नई तारीख रकम की है। क्या ख्याल है आपका? इसमें देखे जाए तो 3-4 किस्म के रिकॉर्ड्स उनसे ना वो ब्रेक हुए हैं। इंडिया नेवर लॉस्ट कोई वर्ल्ड कप का मैच इतने विकेट से। एग्जैक्टली। पाकिस्तान नेवर वन बिफोर इन वर्ल्ड कप मैच इन T20, इवन इन T20, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, 10 विकेट से नहीं जीता। तो मतलब अब बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि पाकिस्तान को एक बिल्कुल नई सिचुएशन में लेके गए। मेन चीज ये थी कि जो टॉस जीतना था पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा एक पहला स्टेप था, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। तो इसलिए वो इंडिया के भी कोहली से अगर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी पहले बॉल ही करते। तो दैट एग्जैक्टली, इज द मेन एज। और फिर हाई वोल्टेज हाई प्रेशर मैच था। हाई प्रेशर में। वो जिसने प्रेशर ले लिया वो एब्जॉर्ब कर लिया,
वो जीत गया। और पाकिस्तान ने शुरू में जो 2-3 शाहीन अफरीदी ने विकेट्स ली, उससे इंडियन टीम से मैं प्रेशर आ कहती हूँ गई। अफरीदियों ने तो बैंड बजा के रखी हमेशा से इंडियन टीम की। पहले ससुर जी थे, उन्होंने जनाब बहुत ज्यादा जो है ना आखिरी जाते जाते छक्का मार देते थे और मैच का पांसा पलट जाता था, और अब दामाद जी आए, मैं कहती हूँ सैल्यूट हूँ जी। आसिम साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, कल का मैच तो इतना एक्साइटमेंट थी कि सारे लोग अपने अपने दोस्तों के साथ, घर पे फैमिली के साथ बिल्कुल देखने की बजाय सारे इकट्ठे हुए हुए थे कि इकट्ठे हुए इतना हुए थे। जज्बा था। और एक वन नेशन है ना, वन नेशन वन इसके अंदर नेशन, बने। और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना हमारे प्लेयर्स की, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बड़ी पॉजिटिव थी, और इंडिया पता चल बड़ा रहा था कि कॉन्फिडेंस था बहुत उनके confidence अंदर, था, बिल्कुल। बड़ा वो कॉन्फिडेंस था। इंडियंस जो थे ना वो बड़े प्रेशर में लग रहे थे। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया? क्योंकि इनिशियली जो हमने तबसरे सुने थे उसमें था कि जी हमारे पास खाली एक आधा कोई अच्छा प्लेयर मौजूद है, दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग, और जो उन्होंने बोला बहुत ज्यादा गरूर और तकब्बुर था उनकी, जो इनिशियल वो चीजें आ रही। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था? मेरा ख्याल है मीडिया ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया कि वो उन्होंने इतना ज्यादा इसको हाइप क्रिएट की हुई थी और पंप अप किया हुआ था कि वो कह रहे थे कि जी हमें तो वॉक ओवर मिल जाएगा। ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की टीम तो बस ऐसे ही हम खेल रहे हैं जस्ट फॉर टाइम पास। हालांकि पाकिस्तान की टीम इन T20, अभी मैं बल्कि जिस दिन मैच था उस दिन सुबह ही कपिल देव का मैं उसका सुन रहा था, शॉर्ट सा इंटरव्यू था जिसमें उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि डोंट टेक पाकिस्तान एज अ इजी टीम। T20 में पाकिस्तान की टीम कैन डू मिरेकल। अरे वो उसने किया है रात और को। उन्होंने किया मतलब वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड लाइक रैंकिंग 13 में इयर्स, आफ्टर 29 years 29 इयर्स इसमें, with बिल्कुल India, बिल्कुल with विद India. इंडिया, After यस। 29 years, last time आप मेरा ख्याल है in 1996 में somewhere आप जीते थे वर्ल्ड कप में मैच पाकिस्तान इंडिया से। तो ये इट इज अ ह्यूज थिंग। मतलब आप T20 ले लें या दूसरा वर्ल्ड कप का मैच ले लें 50 ओवर्स का, पहली दफा पाकिस्तान जिसने 29 ईयर्स के बाद जीता है। और बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें, क्योंकि हम वी आर रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये बिल्कुल एक पेज पे ले आया। अभी जितने आजकल मसले मसाइल आए, बने हुए हैं, बिल्कुल ये रात को सब लोग जो उनसे ना सब वो लोग सब एक पेज पे थे, सारी परेशानियां, सारी है जो ना। प्रॉब्लम्स हैं वो हटा और के। आपको पता है कि बल्कि जी वो मैंने अनाउंस भी किया था, आई वाज ऑलवेज थ्रू आउट वेरी एक्साइटेड, कहीं ना कहीं T20 की बात ही हालांकि अंदर से डरे हुए भी थे। मैं कहती हूँ बुला ले इमरान खान साहब, वापस बुला ले अब हमारी क्रिकेट टीम को, हमारे लिए वर्ल्ड कप हो गया है, हम वर्ल्ड जीत कप चुके हैं वर्ल्ड कप, यही हमारा वर्ल्ड कप था। अच्छा, ब्लैंक चेक की ऑफर की थी जनाब एक जो हमारे वो एक इनके स्पॉन्सर्स हैं T2, उन्होंने कहा जी अगर इंडिया से मैच जीतेगा, आप जज्बात चेक करें और हालात चेक करें। बात यह है कि हमारे लिए तो यही एक क्रंच मैच था। मगर एग्जैक्टली एक चीज जरूर आप ज़हन में रखिएगा कि अभी हमारा जो अगला मैच है ना न्यूजीलैंड से, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो कुछ किया हमारे मुल्क में आके, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल जीतना बहुत बिल्कुल जरूरी है। और जनाब, इंशाल्लाह वी आर प्रीटी होपफुल कि टीम जो सी ना वो कप लेके आएगी। वी विल इंशाल्लाह विन द इंशाल्लाह वर्ल्ड कप इंशाल्लाह दिस टाइम। जनाब। न्यूजीलैंड को भी हम यही कहते हैं, जरा आओ ना खुशबू लगा के, क्योंकि शाहीन अफरीदी साहब आपका वेट कर रहे हैं क्रिकेट के मैच में। इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ ज्यादा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जी, हमने धुआंधार बहस की जनाब अभी क्रिकेट पे, और इस प्रोग्राम के आखिर में आपका मनपसंद सेगमेंट होगा जी ब्यूटी ऑन स्किन केयर क्लिनिक, जिसमें हम लेकर के आते हैं टेक्नोक्रेट्स डॉक्टर्स जो कि आपके मसाइल का आपको बताते हैं हल, आपके क्वेश्चंस का। और अभी चलते हैं जनाब हम अपने मेहमानों की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम रऊफ साहब ने, जो प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। उनके साथ हैं जी आसिम मलिक साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं RCCI के। आज हम बात करेंगे जी चैम्बर्स के रोल के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से। नदीम साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो ये चैम्बर्स होते हैं, बिकॉज एक जो लेमैन है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम जो कहते हैं कि जी जॉब क्रिएशन की जाए और उसको प्रमोट किया जाए, चैम्बर्स इनफैक्ट होते क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज फॉर्म्ड इन 1952 एंड इट इज थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब चैम्बर होता क्या है? अब आम लोगों को बेसिकली इसका पता ही नहीं कि इसका रोल क्या है। बेसिकली इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। मतलब आपके जो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं, डेफिनेटली जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100 किस्म के मसले आते हैं, इश्यूज आते हैं, टैक्स के इश्यूज हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, पुलिस के इश्यूज हैं। हर किस्म का जो मसला है वो एक सुप्रीम बॉडी है रावलपिंडी चैम्बर, जो बिजनेस कम्युनिटी को इन मामलात में हेल्प करने के लिए बनाई गई है, या उसके जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने
के लिए वो रोल अदा करते हैं। तो हमारा ये जो रोल है वो यही होता है कि अगर आपको कोई मसला है, कोई इशू है, तो भी हम हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के इदारों में। मतलब अगर टैक्स के एफबीआर का मसला है तो हम एफबीआर को पिन पॉइंट करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकिंग है गवर्नमेंट की, खास तौर पे जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब हम जब बजट आता है तो हमसे प्रॉपर वो फीडबैक लेते हैं, तजावीज़ दी जाती हैं बिल्कुल। कि जी क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो हम फिर प्रॉपर उनको पॉलिसीज़ देते हैं कि भई ये चीज़ें हैं, आप इसमें ये बेहतरी करें, या इसमें जो बिज़नेस कम्यू अब जिस तरह आजकल बहुत सारे मसले मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, एंड वी ट्रू। आर कॉन्स्टेंटली नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कि जी टैक्स के इश्यूज़ हैं। इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई हुई है आपकी इसकी रुपये की, जिसकी वजह से जो कारोबारी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कॉन्स्टेंटली हम अच्छा, गवर्नमेंट मतलब के लाइक साथ जो लग रहे हैं। पॉलिसीज बनी हुई होती है उनको रीशेप एंड रीडिजाइन किया एग्जैक्टली जाता है ना, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं तो बेसिकली यू टेक इट फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट लेवल। एग्जैक्टली और इसके जो मेंबर हैं, मैं आपको बताऊं कि एक मोती बाजार के छोटे दुकानदार से लेके और एक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल या बड़ी कोई इंडस्ट्री का जो टेक्सटाइल मिल ओनर है, वो मेंबर हमारा बनता है। और मेंबर बनना बहुत इसको आसान है कि सिंपल यू नीड अ टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट एंड एनटीएन कॉपी। ये आपके पास हो तो यू कैन जबरदस्त। बिकम अ मेंबर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। मतलब हमारे पास अब हम आते हैं यहाँ पे 1 साल के लिए एज ऑफिस बेरर आते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इशू डेली बेस पे आ रहे होते हैं जो लोगों के होते हैं, और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारी कोशिश होती है कि जो बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं हम उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उसको हाईलाइट करें हाईलाइट और उसको करें। सॉल्व करवाएं। होते भी हैं सॉल्व, क्योंकि जो एक छोटी एक यूनियन है या एक छोटा जो एसोसिएशन है वो भी रावलपिंडी चैम्बर के एम्बेड में आती है, उसके अंडर आती है। तो और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट उनका बॉडी रोल है इन ये, देयर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन अगर देखा वन ऑफ जाए। द हाईएस्ट बॉडीज बिजनेस कम्युनिटी की, वन इज वन ऑफ द हाईएस्ट बॉडी। तो इसलिए इसका जो सा डोमेन है बड़ा स्ट्रांग है, और इसका जो एम्बेड है दैट इज वेरी हाई। तो मतलब जो भी अगर बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस करने का सोच रहा है या जो एंटरप्रेन्योर है, यू मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ अच्छा कॉमर्स आसिफ साहब, आपकी तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब एक बिजनेस करने का कोई बंदा सोचता है तो एक बहुत बड़ी उसमें एक जो एक रोल होता है ना कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। दे डोंट नो हाउ टू पुल द राइट स्ट्रिंग्स, किधर है, कौन से एवेन्यूज हैं जो एक्सप्लोर है। तो चैम्बर इज समवेयर अ प्लेस कि जहाँ पे एवेन्यूज एक्सप्लोर आप लोग करवाते हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले तो लोगों को ये जब पता चलता है कि हाँ भी पिंडी चैम्बर करता है क्या है, तब वो मेंबर बनते हैं। हम उनको उनके बिजनेस के मुतालिक कि कहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है, आप कहाँ से क्या चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके टैक्स के मसाइल, उनके उसके अलावा जो बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं वो बताते अच्छा, हैं। आप तो उनको काफ़ी बिजनेस प्रपोजल बनाने में भी हेल्प आउट जी करें। जी अच्छा, दैट इज ग्रेट कि अगर आप सोच भी रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, यू कैन कम एंड यू कैन गेट द जी राइट गाइडेंस। बिल्कुल जी। उसमें स्मेडा जिनसे हमारे ऑन बोर्ड होते हैं, बल्कि स्मेडा का हमारा ऑफिस भी है चैम्बर में, जो कि आपको सारा गाइड करता अच्छा, है कि स्मेडा में ये होता है ना कि वो कुछ लोन्स भी अगर आप लोग लेकर के देने में फैसिलिटेशन करते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक और चीज़ भी है कि जिस तरह प्रेजेंट साहब अभी कह रहे थे, हम पॉलिसी पे भी बड़ा इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। जो इश्यूज होते हैं हमें ग्राउंड रियलिटी पता होती है। हमारा क्योंकि ताल्लुक छोटे से छोटे बिजनेसमैन के साथ भी है, इंडस्ट्री और एक क्या नाम है आप शॉपकीपर है, दोनों के डिफरेंट है, ट्रेडर्स का और इंडस्ट्री Mindset का। और level and उनको capacity बैलेंस को। आउट भी करते हैं हम। और जिस तरह प्रेजेंट साहब अरेंज कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, हम सारे चैम्बर के प्रेसिडेंट्स को बुलाते हैं। ओके। हम बजट के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पॉलिसी बना के देते हैं, गवर्नमेंट को भिजवाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की करते हैं, ताकि स्टेक होल्डर जो है उसका, मेरा ख्याल है जब तक गवर्नमेंट स्टेक होल्डर को नहीं ऑन बोर्ड करेगी तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम चैम्बर में स्टेक होल्डर को, असल स्टेक होल्डर को, उसको पता है क्या प्रॉब्लम है, हम उसके एक तरह लॉयर बनते हैं। चाहे Advocates, वो एम्बेसी में किसी वो वीज़े के लिए जा रहा हो बिजनेस के, उसको डिफेंड करना हो, चाहे क्या नाम है आप गवर्नमेंट लेवल पे देख लें, उसको हर जगह पे फैसिलिटेशन की अच्छा, जाती मैं है। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि जी अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा फैसिलिटेट करना है तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस कम्युनिटी दे ऑल नीड टू बी ऑन वन ग्रेड, उनको एक पेज पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर किरदार अदा करता है हमारा चैम्बर्स। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो कोरोना डेज थे, नदीम साहब मैं आपसे ये पूछूंगी कि उसमें बहुत चैलेंजेस फेस किए जो बिजनेसेस में,
तो क्या देखें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी तो आप साइड पे रख लें, इफ योर बिजनेस इज गोइंग और आप उसको सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर कोई मद्देनजर रखें तो आपने जनाब सुरखरू हो गए। वाज दैट द सीन? देखिए जी, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हैं, 2 साल आपके, वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, और ख़ास तौर पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें हॉस्पिटैलिटी है, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म है, प्लस इन जनरल सारी बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए हैं। पिंडी चैम्बर मेरा ख्याल एक वाहिद इदारा था जो कि राउंड द ईयर 2 सालों में कॉन्स्टेंटली वो खुला रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली हम लोग लगे रहे हैं अपने जो बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटेट करने में, उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाने में गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें पिंडी चैम्बर का बहुत सारा रोल रहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें छुट्टियों का मामला हो, जो लॉकडाउन के इश्यूज हों, टाइमिंग के इश्यूज हों, पिंडी चैम्बर हमेशा फ्रंट फुट पे रहा है, और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर उन्होंने ये चीज़ें ईज आउट करवाई हैं। अच्छा, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा, जो आपने बात की कि जी जो नए बिजनेस हैं उनके लिए क्या है। देखिए, पिंडी चैम्बर जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, वहाँ नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए कॉन्स्टेंटली हमारी चीज़ें चल रही होती ओह हैं। ग्रेट। इसमें सेमिनार्स हैं, इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। पिंडी चैम्बर इज ओनली चैम्बर इन पाकिस्तान के जो कि आपको रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल आपको इवेंट्स देता है, मतलब कि, और कॉन्स्टेंटली अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है इस रीजन की उसको साथ लेके मूव करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रीजन है, जो हमारा बिजनेसमैन है, मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। हमारे नेशनल इवेंट्स बहुत होते हैं, हमारे रीजनल बहुत होते हैं, इंटरनेशनल बहुत होते हैं। अब वी आर गोइंग ऑन श्रीलंका नेक्स्ट मंथ, वी आर डूइंग देयर इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड, जो जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका विल बी द चीफ गेस्ट। जबरदस्त। तो मतलब हम इंगेज रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जेवीज हो हमारे बिजनेसमैन के, एमओयू साइन हो, आपस में जो उनको मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाए ताकि आप एक्सपोजर मिले इंटरनेशनली और मैक्सिमम। नेशनल एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ये अमेजिंग अमेजिंग जनाब। इसमें जी एक जी और चीज भी मैं ऐड करूंगा। बिल्कुल। सिर्फ हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, हम सोशल वर्क में बहुत कुछ कर रहे हैं। सोशल वर्क भी बहुत जबरदस्त। है। हमारे पास फ्री डिस्पेंसरी है, सबसे बड़ी जो फ्री डिस्पेंसरी है, अफ्तारियां करा रहे हैं कोविड में। आप पूछ रहे थे, RCCI हमने दस्तरखान। RCCI दस्तरखान, यानी कि नेम कोविड के और इंजेक्शंस बिल्कुल भी वहां पे अवेयरनेस लग रहे प्रोग्राम, हैं। जैसे कि अभी ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस वीक थी तो उसके ऊपर भी जी, आप लोग ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम कर रहे मैं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताऊं, 3 नवंबर को हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल गेस्ट आ रहे हैं हमारे, और वो अवेयरनेस प्रोग्राम है। और मतलब हम कोई भी सोशल इवेंट हो, CRC से रिलेटेड हो, मतलब पिंडी चैम्बर हमेशा फ्रंट फुट पे होता है, जबरदस्त। और वो कोशिश होती है कि उसको हम रावलपिंडी लेके चलें। चैम्बर का एक और चीज ऐड कर लूं, क्या है, ये वह चैम्बर है पाकिस्तान का जिसने अपने ओन पे रवात इंडस्ट्रियल एरिया किया विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। ड्राई पोर्ट एंड स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़ी बड़ी चीजें की हैं। और Amazing हमारा जी, भी इरादा है amazing। कि इस दफा प्रेसिडेंट साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम भी कोई ऐसा लैंडमार्क दे के जाए अगली जनरेशन के लिए, जो आए तो वो उसको आगे लेके अच्छा, एक चले। शॉर्ट जी, शॉर्ट में जी, एक जी। बात करूंगा कि पिंडी चैम्बर को और क्या एडवांटेज देता है अपने मेंबर को। अभी हमने रिसेंटली अपने चैम्बर में पुलिस खिदमत सेंटर खोला है, जो कि पिंडी चैम्बर के अंदर प्रीमिसेस में है। तकरीबन 11 ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, वो पिंडी चैम्बर के मेंबर्स के लिए आराम से वहां से लाइसेंस रिन्यू करना है, कोई रिपोर्टिंग करनी है, आपने कलेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे FIR अवेलेबल है। जबरदस्त, तो वो इस तरह की और बहुत सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं यहाँ चलिए पे। जी, इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नदीम साहब आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, very आप much, तशरीफ Saima. लाए, सुबह Thank you. सुबह आपने टाइम निकाला। आसिम साहब रियली ग्रेटफुल के यू हैव टेकन टाइम आउट और आपने थोड़ा सा आगाही दी हमारे नाजरीन को कि जो चैम्बर्स हैं उनका क्या रोल है, हाउ इंपॉर्टेंट दिया और कितने वाइड डोमेन्स में वो काम कर रहे हैं। जी बहुत जी, शॉर्ट टाइम दिया जी, है जी, तो आपने पिंडी चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जी जी। तो इसके साथ जी अब आप जब वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जब हम वापस आएंगे तो आपके पसंदीदा सेगमेंट के साथ आएंगे ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान। आप देख रहे होंगे कि आज हमारे जो जज्बात हैं ना वो थोड़े से हमें कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, बिकॉज ये ना खुशी का मौका और हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। और अब एक मौका अगर हमें इंडियन ने दे ही दिया, वो वाला मौका जिसकी हमें तलाश थी, तो फिर हमारा बनता है जनाबे वाला इमरान खान साहब ने अब पूरे जो हमारे मतलब एक हाई एलीट है पॉलिटिशियंस की, उन्होंने बड़ा जी ट्वीट किया, मुबारकबाद दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनकी शानदार कामयाबी। हमने उनका ट्वीट भी देखा और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने भी जाके
के जो है वो मैच देखा, उसकी भी हमने पिक्चर्स देखी। और जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका, और शहबाज शरीफ, जितने भी हमारे जो हैं पॉलिटिशियंस है, वो सब एक पेज पे आज नजर आए। क्रिकेट का जो फॉरम है ये भी ऐसा है कि जबरदस्त जी। उन्होंने कहा बाबर आजम ने जो है बहुत अच्छा लीड किया, बहुत अच्छी उन्होंने टीम को जो है ना अलाइनमेंट जो उसकी की हुई थी वो बहुत जबरदस्त थी। रमीज राजा साहब का इसमें बड़ा अच्छा कि जी हम सबको नो डाउट टीम के ऊपर फख्र है। और इसके साथ ही जनाब हमने देखा कि वो जो ट्वीट्स हमें और बहुत सारी आ रही थी ना, असल उसके बाद जो एक महफिल सजती ना, वो कहते हैं ना आफ्टर पार्टी, वो आफ्टर पार्टी होती है डिजिटल मीडिया पे, जिसके अंदर सारे जो हमारे सूरमा है ना जितने हमारे जंगजू हैं डिजिटल मीडिया वाले, उनकी जो मीम्स है उनका अभी सिलसिला चलता रहेगा जनाब। और वो हमें पाकिस्तानी अवाम को कह रहे थे कि जी 2 टीवी ले लें, और टीवी जो है ना एक तोड़ने के लिए और एक देखने के लिए। तो नदीम साहब फिर टीवी कहाँ टूटे? दिल भी टूटे, बिल्कुल और वो बिल्कुल। हमारे पड़ोसी मुल्क में, मतलब खाली पड़ोसी मुल्क में नहीं, आप देखें अगर इंडियंस की आबादी तो इट्स 2 बिलियन से ज्यादा है पूरी दुनिया में देखी जाए तो। ऐसे ही है। वो हिला के रख दिए जी कल अपने पूरी दुनिया को। बिल्कुल। अब रियली शेक द वर्ल्ड। हाँ, वैसे हम खुद भी थोड़े शेकन कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इतनी खुशी, मतलब क्या जान लेंगे आप हमारी, इतनी खुशी दे देंगे आप हमें। लेकिन बात यह है कि हमारे लिए तो कल वर्ल्ड कप शुरू हुआ और कल ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, हमने तो जो करना था कर दिया है। अब आगे जो मर्जी होता है इंशाल्लाह वी विल विन। बट ये एक मैच था जो हमें हर हालत में जीतना था। अमेजिंग। जब हमने देखा कि जी मोहम्मद रिजवान साहब ने जो है वो ड्रिंक ब्रेक के बीच में जो है नमाज भी अदा की, ये बड़ी अमेजिंग। और फिर पूरा जो सजदा शुक्र बजाना है। आपसे पूछते हैं आसिम साहब, क्या कहेंगे कि जी हमारे लिए मैच खत्म हो गया है, अमेजिंग, या अभी तो पार्टी शुरू हुई है? मेरा ख्याल है हमारा मैच तो जो होना था, जो अचीव करना था, और अवाम की सिंबॉलिक होती है ना चीजें। मुस्कुराहटें आ गई हैं जी इस वक्त। तो वो वाली पोजीशन है कि हम हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। जिस तरह वो बुमराह का कहते थे यॉर्कर मारता है, वो कोई विकेट नहीं हासिल कर सका। और आपका शाहीन आफरीदी अमेजिंग ना, अमेजिंग, एक गया। नया उभरता हुआ बिल्कुल। और वो जो है उन्होंने बड़ा अच्छा। उसके बाद हमने जनाब ये देखा कि जी इंग्लैंड के वो जो फॉर्मर कैप्टन हैं नासिर हुसैन, उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्टिव किस्म का वो दिया कि मतलब हमारी जो एक फैन फॉलोइंग है जो बाहर, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे भी बड़ी, जब न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही थी तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इंग्लैंड को आना चाहिए था मैच खेलने के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें नासिर हुसैन फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड के, बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा इनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इवन जब इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान का, तो ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि बहुत वोकल थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नासिर हुसैन ले लें, इवन के कल गवास्कर के आप उसके सुने जो वो एनालिसिस थे, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। तो मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं पाकिस्तान ने। आप पाकिस्तान की फील्डिंग देख लें, कल कोई कैच नहीं छोड़ा, कोई फील्डिंग नहीं उन्होंने मिस की, मतलब आउट क्लास किया इन ऑल 3 सेगमेंट्स ऑफ क्रिकेट, मतलब बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी कि हमारी जो आज की जनरेशन है, थोड़े से हम स्टैटिस्टिक्स क्लियर करें। वो ये अभी यंग जनरेशन ये समझती है कि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा मैच जीता है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें शुरुआत में, पाकिस्तान ने एज अ विक्ट्री वाइज अगर स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान ने ज्यादा मैच जीते हैं। ये अभी 10-15 इयर्स का एक अरसा ऐसा है कि थोड़ी डिटोरिएट हो गई है पाकिस्तानी टीम एंड क्रिकेट। 20 years वेरी प्रिसाइसली इफ यू से, क्योंकि 90s अर्ली मिड 90s से पहले पाकिस्तान का काफी ज्यादा जो पड़ रहा है वो भारी रहा है। मिड 90s के बाद वो जरा थोड़ा सा स्विंग इंडिया की तरफ गया है, तो उसमें ज्यादा इंडिया अब उसमें रहा है, हावी रहा है। बट ये कि डेफिनेटली जिस तरह आज पाकिस्तान ने चेंज किया है गेम, तो ये पाकिस्तान विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर, क्योंकि अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारी टीम का वो इस। अच्छा, अभी जनाब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थ्रिलिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि अभी एक बदला रहता है। एक तो हमने चीज सेटल कर दी ना हिसाब, जो दूसरा वेस्ट इंडीज के साथ मैच होने वाला है, तो आई थिंक दैट शुड आल्सो बी टेकन दैट सीरियसली। न्यूजीलैंड जी, वो तो बहुत गुस्सा है जी हमारी एज ए नेशन। हम देखा जाए तो जो उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, और जो जिस तरह पाकिस्तान में आके राइट ऑन द डे जिस दिन मैच था वो उन्होंने बैकआउट हुए, तो वो मैच तो बिल्कुल डेफिनेटली जीतने हमने, और हम जीतेंगे, क्योंकि इस दफा न्यूजीलैंड ज्यादा प्रेशर में होगी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, उनको पता है। हाँ, तो और पाकिस्तान का मोराल वैसे ही अब हाई है, और अगला मैच भी न्यूजीलैंड के साथ है हमारा। एग्जैक्टली। तो ये भी चाहेंगे कि दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, मतलब और ये जो ना न्यूजीलैंड के साथ मैच जनाब मेरे अजीज हमवतनों वो कल है, यानी कि 26 तारीख को है। तो बस आज का दिन आप जश्न मना लें,
कल फिर बैठे और हम कल फिर इंशाल्लाह जश्न इंशाल्लाह मनाएंगे। जश्न मनाएंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं। सही। और अभी जो है पोजीशन ये जा रही है कि आप सोचें दुबई में और अबू धाबी में क्या मोरल होगा पाकिस्तानियों बिल्कुल, का। पाकिस्तानी इसका, बिल्कुल, exactly। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ ये जो टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान, आपने देखा हमारा कैलिबर हमने पहले मैच में ही बता दिया कि चाहे कोई आए ना आए, हमारी क्रिकेट जो है, हम वी आर क्रिकेट लविंग नेशन। बिल्कुल। और मैं तो- कहती हूँ वो जो जोड़ी थी ना, मैं कहती हूँ रिजवान और बाबर की, मैं कहती हूँ ये वो जोड़ियां जिनके लिए कहते हैं ना कि माँ कुर्बान जो जोड़ी सलामत रखे वो ये वो जोड़ियां होती हैं। मतलब ओपनिंग पे ही सबसे ज्यादा जो मतलब मजेदार किस्म की चीज है ना, वो यही है कि ये जोड़ी अल्लाह पाक सलामत रखे, इसको नजर बद से बचाए, कोई तावीज गंडा इस पे ना हो जाए। तो ये वाली वो जनाबे वाला वो जोड़ी थी। अच्छा, ये अभी हम थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ आएंगे। क्या हुआ? आई मीन हमने देखा कि जो कोहली थी उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आती है, वो जमे रहे, डटे रहे, स्टिल उन्होंने किया। बाकी सबको क्या हुआ? इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, तो व्हाट हैपेंड टू देम? शाइना अफरीदी, मतलब आप देखें पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर थे उन्होंने 140 प्लस बॉलिंग की, ये स्पीड की बात की जाए तो मतलब दे वर एक्यूरेट एंड फास्ट। रऊफ को देख ले इसको, और अमाद ने बड़ी सी बॉलिंग की, शादाब ने बड़ी सी बॉलिंग की, मतलब बॉल उनकी जो है वो स्पिन हो रही थी प्रॉपर। जो डिसएडवांटेज एक इंडिया को ये भी हुआ कि सेकंड बैटिंग में उसमें बॉलिंग में बॉल ड्यू फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा गीली हो रही थी, उनको वो मूवमेंट नहीं मिल रही थी जो शुरू में पाकिस्तान को मिली। तो ये एक एडवांटेज जो टॉस जीतने का था वो ह्यूज था, और आगे पूरे टूर्नामेंट में ये एडवांटेज बहुत ज्यादा रहेगा। जो टीम पहले टॉस जीतेगी उसको एडवांटेज मिलेगा, जो ड्यू फैक्टर बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। जी जनाबे वाला, इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान में ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक के साथ। और हमेशा की तरह जी आज हम बात करेंगे आपके उन पेचीदा मसाइल की जो आपके हमेशा आपकी पुरजोर एक ही मसला है हमारा जी, वो है बालों का मसला। हमारे बाल गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, कौन सा मौसम है जिसमें बाल नहीं गिरते? क्योंकि सुनने को यही मिलता है कि जी मौसम ऐसा है, कभी बरसात आ रही है, कभी बरसात जा रही है। और इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को जी पेश किया जाता है आपके पास ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक के तावन से। और उसका जनाब हम आपको ईमेल आईडी भी देंगे, नंबर भी देंगे, आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे भी, bhutanssc@gmail.com। और जी व्हाट्सएप नंबर है 0313-588-4066। दिल पे लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन और बाल अच्छे हो जाएं। और अगर आप इनकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कॉल ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप उनको ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और हम हमेशा से क्या करते हैं कि जो आपके सवालात हैं, हम आपको कोई गूगल से रिसर्च करके उनके जवाब नहीं देते, वो एक्चुअली ब्रिंग अ टेक्नोक्रेट, अ डॉक्टर, अथॉरो एक्सपर्ट, जो कि आपको बिल्कुल टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूवन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके साथ आपके मसाइल का हल बताते हैं। और इसी सिलसिले में जनाब आज हमने दावत दी है डॉक्टर अस्मा जावेद को, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, अपना क्लिनिक भी चलाती हैं पिंडी में। थैंक यू सो मच अस्मा, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। और वो कहते हैं ना कि जी वो जो हम हमेशा से एक वो सुनते हैं कि जी an apple a day keeps a doctor away, but once the doctor is like डॉक्टर अस्मा, तो फिर आप एप्पल्स को मेरे ख्याल से दूर कर दें और आए आपके पास इलाज कराएं, तो डबल जो है ना आपको फायदा है कि इतना अच्छा जब डॉक्टर होते हैं ना उसको देख के आधी बीमारी तो मेरे ख्याल से वैसे ही दूर हो जाती होगी। ऐसे ही होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन बाल ऐसे कोई चीज है ना कि वो डॉक्टरों को देख के गिरना बंद नहीं होते, उसका बकायदा हमें इलाज कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली है ना। तो ये मुझे बताएं अस्मा, आप मुझे ये सबसे पहले तो जो एक सबके सवालात होते हैं इतने सारे कि ये जो हर चीज़ का इफेक्ट बालों पे क्यों आता है? आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो बाल गिरेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो बाल गिरेंगे, आप बीमार हैं तो बाल गिरेंगे। तो ये बालों के ऊपर ही ये सारी बोझ क्यों आता है? वाई? ऑब्वियसली क्योंकि जो हेयर ग्रोथ है और हेयर साइकिल है वो रेगुलेट होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, जिनमें न्यूट्रिशंस भी हैं, जिनमें हमारा एज फैक्टर भी है, जिनमें हमारी जेनेटिक जीन्स फैमिली उससे भी डिफाइन हो रहा होता है कि हमारे बाल कैसे होंगे। फिर उसके बाद आ जाती है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, वो भी हैं, जैसे कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ बाल बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वेदर इट्स हाइपरथायराइड और वेदर इट्स हाइपोथायराइड। फिर आजकल बहुत कॉमन है हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन द गर्ल्स ड्यू टू वेरियस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, द चिकन वी आर हैविंग राइट नाउ। तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है इन द यंग गर्ल्स, लाइक 3 to 4 out of 6-7 गर्ल्स जो हैं उनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके साथ भी बाल अच्छे नहीं होते।
when it's a ratio between female hormones and the male hormones. तो अच्छा ये मुझे बताइए कि चले और बाकी डाइट तो है ही है, डाइट तो lifestyle है ही है। हाउ मच स्टाइलिंग, ये जो हेयर स्टाइलिंग है ना, वो जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना डिस्ट्रॉय करेंगे ये जो हीट है, हीट क्या करें, आपने तो डॉक्टर अस्मा हर चीज से मना कर दिया, अब क्या करें, मतलब स्टाइलिंग ना करें, बालों को तो कहाँ जाए लेकिन अगेन उसका दिन You have देयर to इज अ take वे care ना, of, there is a way, देयर इज अ वे। अच्छा हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इस पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो जेनेटिक्स की आपने बात की कि जी जीन्स में अगर गंजा होना लिखा है तो क्या बस फिर छोड़ छाड़ के बैठ जाएं या हम इस प्रोसेस को डिले कर That सकते is हैं? called androgenetic alopecia. मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में यूजुअली इट स्टार्ट्स आफ्टर द मेनोपॉज, ओके जबकि लाइक 45 के अराउंड फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये स्टार्ट होता है। Okay. बट मेल्स में जो होता है पहले स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द जीन्स, अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, ये डिफाइन होता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या होता है, मेल्स के अंदर जो होता है रिसेशन होनी शुरू हो जाती है, जो फ्रंटल हेयर लाइन होती है वो बैक की तरफ जाना शुरू हो जाती है और उनके यहाँ से बाल टेम्पोरल एरिया जो होता है ना, बाय टेम्पोरल लॉस होता है बालों का। सही। मेल्स जो होता है उनका रिसेशन होती है, उनका ये लॉस नहीं होता। तो ये दो डिफरेंट, और ये जीन्स से डिफाइन होता है। फैमिली के अंदर जिस तरह ये रन हो रहा है, जिस एज से रन हो रहा है, आजकल ज़रा जल्दी भी होना शुरू हो गया है, फिर डिफरेंट लाइफस्टाइल भी होते हैं जिसको affect अच्छा इसमें मैं आप अभी हम पहले इनकी कॉजेज की तरफ बात करते हैं और फिर हम इसका उपाय बताएंगे आपको। अच्छा ये मुझे बताइए कि अच्छा जैसे भी आपने जेनेटिक उसकी बात की, मेल हार्मोन्स की आपने बात की। अच्छा कुछ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जी डॉक्टर्स कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके भी मेल हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए हैं और उसकी वजह से उनके बालों पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? ये क्या हम मर्दों के शाना बशाना काम कर करके हमारी मर्दाना वजाहत इतनी हो जाती है कि वो अब हार्मोन्स ही एक्टिवेट हो जाते हैं? मतलब इतना सीरियस नहीं लेने का जेंडर इक्वालिटी को? नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस इनको कहते हैं। बेसिकली जो मैंने पहले आपको बात की, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, ये जो स्टीरॉयड इंड्यूस बहुत ज़्यादा फूड के अंदर आ चुका है, जिसमें चिकन जो कि हम फास्ट फूड और बहुत से बाहर से चीज़ें खाते हैं, बर्गर, और ये जो डाइट है दैट इज़ अनहेल्दी डाइट बेसिकली। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से जो, और दूसरा ये जो मोटापा है, ओबेसिटी, बिल्कुल बेसिकली जो ओबेसिटी है और जो फैट होती है ना, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाता है। सही। तो इसीलिए जब भी ये, और जो लड़कियों में पॉलीसिस्टिक आता है उसमें वेट इंक्रीज उनका एक साइन होता है कि वेट इंक्रीज है, मुंह पे बाल आना शुरू हो गए, सर के बाल गिरना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो आती हैं उसके लिए, और उसका ट्रीटमेंट यही है कि सबसे पहले आपने वेट को रिड्यूस करना। अच्छा सही। अच्छा जी ये हमें दो जो लोग हैं उन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे थे। बुशरा सईद हैं, उन्होंने भी ये सवाल किया था कि जी बाल बहुत गिरते हैं और पेशानी खाली हो करेगी जैसे कि अभी आपने बताया था। और शौकत अली साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी बाल एक तो कम बहुत हैं, गिरते भी हैं, इनका हल बताया जाए। तो बुशरा सईद और शौकत अली, उम्मीद है कि आप आज का प्रोग्राम हमारा देखेंगे और आपको इसका हल भी मिल जाएगा। अच्छा अब हम बातचीत करते हैं कि जी हमने डाइट किया और आपने कहा कि इस प्रोसेस को डिले भी किया जा सकता है ख्याल से। अच्छा अब आपके बाल गिर रहे हैं तो हम आज जो टॉपिक है हमारा बेसिकली हम बात करेंगे पीआरपी के ऊपर, कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट पीआरपी स्टैंड्स फॉर और ये है क्या चीज़? पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, इट्स लाइक 20 ml, जैसे आप ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, यहाँ से बाजू से ब्लड निकाला। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर वो सेंट्रीफ्यूज होता है, उसके अंदर उस ब्लड को जो आपका होता है उसमें आरबीसीज को अलहदा कर दिया जाता है और प्लाज्मा को अलहदा कर देती है। फिर प्लाज्मा भी 2 टाइप्स का होता है, एक प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है जो ऊपर होता है और एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो कि नीचे होता है। अच्छा। वो रिच प्लाज्मा जो होता है ना उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सही। आपके अपने होते हैं, आपके अपने ब्लड से होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट नाम्स एंड साइंटिफिक वो मैं नहीं ले रही, लेकिन इतना जनरल पब्लिक के लिए कि वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उनको हम लेके इंजेक्ट करते हैं। बालों के लिए सर में इंजेक्ट होता है, स्किन के अंदर, फेस के लिए रिजुविनेशन जिसे वैम्पायर फेसलिफ्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट होता है। फिर जब अल्सर्स हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स, वहाँ भी उसको स्किन के अंदर। अच्छा ये मुझे बताएं कि वो ब्लड एक वैसे एक आम का मासूमाना सा सवाल ये कि ये ब्लड तो ऑलरेडी हमारे अंदर ही होता है ना, तो अगर ये इतना अच्छा होता तो हमारे बाल पहले स्टेप में गिर ही क्यों रहे होते? तो क्या खास इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं ना, तो हम उसको उस ब्लड के अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं ना तो एक छोटे से कंपार्टमेंट में उसकी जो अच्छी चीज़ है उसको कंसंट्रेट कर देते हैं। वो कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं,
ब्लड में तो वो बिखरे हुए हैं ना, और Okay. थोड़ी क्वांटिटी के मतलब अंदर उनकी आपके बालों तक एक्सक्लूसिविटी पहुंच जो जाए। है वो हमने उस एरिया के अंदर वो हमने सिर्फ इंजेक्ट इसको की। यहाँ कंसंट्रेट कर दिया ना, और ज्यादा से ज्यादा दे दिए। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डाला उतना हो गया। मीठा होगा। तो वो हमने उसको कंसंट्रेट किया सेंट्रीफ्यूज से, ताकि हम एक ही पॉइंट पे थोड़े से लिक्विड से बहुत सारा दे दें सर के अंदर। अच्छा तो बालों के लिए लगाया अच्छा सही, तो इसका जो प्रोसेस होता है आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि इज इट पेनफुल? पेनफुल पहले तो ये होता था काफी ज्यादा। Okay. क्योंकि मैंने खुद भी जब किया है क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक नहीं थी जिसको कहते हैं रिंग एनेस्थीसिया। ओके ठीक है, लोग वो स्प्रे कर देते हैं। क्रीम बेसिकली फेस को तो अच्छा नम कर देती है जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो स्कैल्प है ना, वहाँ बाल हैं और थोड़ी थिक स्किन है, थिन स्किन होती है फेस की, वो नम हो जाती है। स्कैल्प में बाल हैं, थिक स्किन है, तो वो नम बहुत अच्छा नहीं होती, थोड़ा बहुत हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कहते हैं रिंग एनेस्थीसिया। उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक, जैसे किसी चीज़ के नीचे भी स्किन के लगा के, जैसे मोल रिमूव किया जाता है, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे फोरहेड के लगाते हैं। तो वो ये वाला जो एरिया होता है ना, क्राउन जिसको कहते हैं, क्राउन जिस तरह आपको क्वेश्चंस में आया कि यहाँ से सामने से खाली हो रहे हैं, बेसिकली बाल गिरते ही सामने से क्राउन के ऊपर से इस एरिया को सारे को वो नम कर देता है। और जब वो नम हो जाता है तो पेशेंट इजीली, मतलब 80 90 100 टाइम्स नीडल लगती हैं, लेकिन उसको 2-3 फील होती हैं। अच्छा दैट इज़ अमेजिंग जी। आपको हम ब्यूटॉन का ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोबारा बताते चलें, butonssc@gmail.com और 0313588406 जी। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हम तक पहुंचाएं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो भी आप हमें बताएं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम आएँ और अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि लाइक एक तो है कि जी बाल गिर रहे हैं, अभी जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जी बेबी के बाद लोगों के बाल एकदम से बहुत गिरने लग जाते हैं, तो हाउ इफेक्टिव इज दैट और हाउ क्विकली इट इफेक्ट्स? ये जो प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें लड़कियों के किसी के बाल अच्छे हो जाते हैं और किसी के बाल अच्छा उसमें ये होता है शुरू में अच्छे हो जाते हैं और बेबी के बाद फिर खराब हो जाते हैं। 3 to 4 months के बाद पोस्टपार्टम इसको कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। इसको टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका ये है। बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम यूजुअली ये होता है कि वो वापस आ जाते हैं बाल, लेकिन कुछ लोगों के नहीं भी आते। तो उसको हम रोक जितना सकते हैं हमें उसको रोकना चाहिए। उसके लिए बहुत इफेक्टिव है पीआरपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज इट्स टेकन फ्रॉम योर ब्लड, तो इससे एलर्जी हो नहीं सकती, एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और सिंपल है, आप आए हैं आराम से और आपको सिर्फ स्कैल्प को नम किया है, यू आर टॉकिंग विद द डॉक्टर, कोई उसमें एनेस्थीसिया बेहोश नहीं किया, आपको आराम से हो जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इजी है। और वो जो बेबी वाला हेयर फॉल है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, एंड्रोजेनेटिक के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और आई थिंक सो। अच्छा इसके रिजल्ट आप अस्मा बताइए कितने अरसे में आता है? क्योंकि देखिए जो हेयर ग्रोथ का एक नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आपने कहा कि जी मैंने करा लिया तो कल मुझे रिजल्ट आ जाएगा, तो इट हैज टू हैव दैट सर्टेन टाइम पीरियड। तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जो नंबर ऑफ सेशंस है ना, वो इसीलिए इतने 3 to 6 सेशंस। अच्छा मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 और 4 वीक्स अपार्ट, यानी एक महीने के गैप से। तो 3 months मिनिमम इसलिए कहा गया है कि इतना टाइम चाहिए बालों के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को फर्स्ट सेशन में ही हेयर फॉल रुक जाता है, 8 to 9 months लगते हैं ना आपका नया, अगर रीग्रोथ की बात करें। बिल्कुल ये जो हमारा हेयर फॉल वाली फेज होती है ना हेयर साइकिल की, जिसको टीलोजन कहते हैं, जिसमें बाल गिरता है, जो हमारे सर पे 5 to 15% बाल ऐसे होते हैं जो कि हेयर फॉल वाली स्टेज के अंदर होते हैं। ठीक है, और वो 3 months तक वो चल सकती है। अच्छा मतलब कि अच्छा एक और चीज़ बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है कि जी हम ये वेट क्यों करें कि जी हमारे बाल वीक हों? अगर एक नॉर्मल हेल्दी है वो इसको एज अ रूटीन अगर लेना चाहे तो जस्ट कि एज अ वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो है हेयर फॉल के लिए लोग हेयर की स्ट्रेंथ के लिए भी इसको कराते हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे उसके लिए भी कराते हैं। और ये एक चीज़ है कि हम ये प्रोडक्ट्स हैं उनसे दे रहे हैं न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स खा रहे हैं, मल्टी वाइटामिन्स फॉर द हेयर। एक चीज है कि आप वो भी ब्लड में जाएंगी, एक लंबा टाइम है, अब्जॉर्ब होगी, बाल तक पहुंचेगी। एक ये चीज है कि डायरेक्ट आपके रूट्स के अंदर लगाई जा रही है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, सही प्रोडक्ट से भी और मल्टी वाइटामिन से भी।
जल्दी सही। उसका काम तो शुरू होगा। किस एज लिमिट के लोगों को आप जो है रिकमेंड करती हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम आ सकते हैं? ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा टीन एज में अगर किसी को ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो यू विल 16 मतलब डिफाइन हो जाए 16 17 कुछ लड़के हैं जैसे 18 इयर्स के 19 इयर्स के, अब उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अगर स्टार्ट हो गया है तो जो हमारा काम है हम पेशेंट को बताते हैं कि बालों को गिरने से रोकना आसान है, दोबारा निकालना बहुत मुश्किल है कि उस स्टेज पे आप उसको पहले से शुरू में ही आए, जैसे ही हेयर फॉल शुरू होता है यू कम एंड जस्ट हैव द PRP सेशंस ताकि हम उस रोक सकें। क्योंकि इन दी एंड अगर आप इधर उधर की बातें सुनते रहेंगे और अपने टोटके करते रहेंगे और नहीं अभी तो मेरी और फिर उम्र गंजे हो नहीं है जाएं। और गंजे तो बाल कहाँ से, और जो हेयर ट्रांसप्लांट का बाल होता है वो नेचुरल लुक तो उसकी वो वाली नहीं होती। सो अगर आपके नेचुरल बाल वहीं पे रहें और जस्ट कि आप महीने में एक सेशन करा रहे हैं या 3 मंथ्स में एक सेशन करा रहे हैं 1 घंटे का और बस, और आप अपने नॉर्मल वॉल्यूम के साथ हैं, नॉर्मल अच्छे बालों के साथ हैं, तो इट्स वर्थ इट। अच्छा, तो जो बाल गिर गया अभी, जैसे आपने उन लोगों के लिए जो बेचारे गिरा चुके बाल, उनके लिए कितनी होप है? नहीं, इसकी स्टेजेस होती हैं जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जैसे मेल्स के बारे में, क्योंकि मेल्स में हर ऑलमोस्ट आप अब देख तो लें फीमेल्स भी कम नहीं है जी, Females, उनकी हाँ भी जी। वही इक्वल उनके तो इसकी मसाइल हैं। स्टेजेस होती हैं, यानी कि सर पे आधे बाल होने चाहिए PRP के लिए। अच्छा, बिल्कुल बाल खत्म हो गए तो उस पे PRP का कोई रोल नहीं ओके। है। मतलब अच्छा, हाँ, आधे बाल होंगे तो 50% रीग्रोथ बाल- हो जाएगी। हाँ, फिर आपका ये है कि 3 बालों के साथ एक बाल, अगर आप फुल सेशंस करवाते हैं 6 के 6 तो 3 बालों के साथ एक बाल, ये इंटरनेशनल आपको मैं बता रही ओके। हूँ, 3 बालों के साथ एक बाल निकलने का चांस है। अच्छा, ऐसा क्यों? जो हेयर फॉलिकल है वो तो हेड के अंदर है ना, तो जो निकला हुआ बाल है उसके साथ क्या फिर वो भी अच्छा कनेक्शन है? ऑब्वियसली जो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं या आपको प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, वीक है बाल, तो वो आप न्यूट्रिशन जब डायरेक्ट बालों को दे रहे हैं तो उनको स्ट्रेंथन तो कर रहे हैं, उनको लंबा कर रहे हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा ये जो नीडलिंग हो रही होती है ना, जब मैं सर के ऊपर 100 टाइम्स नीडल्स डाल रही हूँ, वो नीडलिंग भी अंदर कोलेजन को और हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करती है। बिल्कुल। अच्छा इसमें आप ये बताइए, अभी आपने कहा था कि जी आप जो हैं वो देती हैं लाइक ये जो विटामिन जो हम खा रहे हैं, ये जो कोलेजन की और बायोटिन एक बड़ा Basically, फिनोमेना है जी, it is न्यूली biotin. इमर्ज्ड जी। तो बायोटिन के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, कि उसको अपनी डाइट में शामिल। कुछ लोग तो ये कहते हैं जी दे आर जस्ट डोंट बिलीव इन विटामिन, और वो कहते हैं जी अच्छा खाओ अच्छा पियो, बट ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि आप जो पूरी एक डिजायर्ड क्वांटिटी है ना आपके डिजायरेबल विटामिन की, वो आप नहीं ले सकते अपनी डेली खुराक में। देन यू हैव टू हैव दैट फोकस एरिया कि जी बायोटिन का बहुत। तो बायोटिन के बारे में एक तो थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताएं कि ये है क्या चीज़ जो न्यूली इमर्ज्ड एक फिनोमेना है और इसको कैसे लिया जाए? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, यानी खाना हमारा, क्योंकि जो मल्टी वाइटामिन है ना वो सारी की सारी हेयर फॉल में इन्वॉल्व है। ओके। A हो गई, B हो गई, C हो गई, E हो गई, ठीक है, उसके बाद आयरन, कैल्शियम, जिंक, सबके साथ बायोटिन तो है ही है, इन सब के साथ भी ताल्लुक है। विटामिन डी के साथ भी कहते हैं ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बाल गिर रहे हैं। ओके। और जो उसमें है कि ये वाइटामिन यूजुअली जो है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर ज्यादा होती है। सही। प्रोटीन का भी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर मीट नहीं खाया तो उसके साथ भी ये हेयर लॉस होता है। तो सब चीजें जरूरत है। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे फास्ट फूड ना खा रहे हो, बिल्कुल। सिर्फ हम सब्जी ना खा रहे हो, हमारी डाइट It has ऐसी to be होनी mixed, चाहिए हाँ। कि जिसमें सारी चीजें हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी और ये चीजें उनके अंदर है, विटामिन बी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूजुअली ये हो रहा है आजकल के हमारी डाइट में सब कुछ हमें नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड इस तरह हुआ है कि हाई क्वालिटी डाइट नहीं है, तो फिर हमें एडिशनल मल्टीविटामिन लेनी। और हमने ये देखा है कि हम जब स्किन, हेयर और नेल की एक ही मल्टीविटामिन होती है जिसमें सारी चीजें होती हैं, इजी होता है पेशेंट के लिए कि उसको सर की अलग तो वो सही होती है जो सारा कॉम्बो होता है। जब वो 3 मंथ्स के लिए खाई जाती हैं, पेशेंट खुद आके बताता है कि मेरे नेल्स अच्छे हो गए, मेरे बाल अच्छे हो गए, खुद आके बताता है। क्योंकि एक तो 30 के मेल्स जो हैं उनको 40 के बाद, और फीमेल्स जो हैं उनको 30 के बाद मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, बच्चे पैदा किए होते हैं, उसमें अब हमारी डाइट तो ऐसी है नहीं, फीमेल्स को यूजुअली इग्नोर ही किया जाता है डाइट के मामले में। बिल्कुल। और आजकल वो जो बिल्कुल एक होता है ना, वो भी ट्रेंड चल गई जी, आपने स्लिम रहना है, 0 साइज फिगर में आना है, तो उसकी वजह से हम खुद भी बहुत ज्यादा डाइटिंग की लिस्ट बनाई, तो डाइटिंग इज सरे फहरिस्त। और आजकल ये जो प्रोटीन डाइट, जब आप खाली प्रोटीन लेंगे और आप बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे, हाँ, बिल्कुल। इसकी तरफ भी बात करते हैं जी। इससे पहले मैं आपको
लिंक देती चलूँ जी, butonssc@gmail.com वो लिंक है जिसके ऊपर आप मैसेज करके हमें ईमेल भेज के अपनी सजेशन से आगाह कर सकते हैं। जैसे कि जी आज हमें जो है कुछ लोगों ने पैगामात भेजे जिनके जवाब शौकत अली साहब को, बुशरा सईद को मिल चुके होंगे जो बालों के मुतालिक थे, क्योंकि आज पूरा हमारा वो जो था प्रोग्राम ही इसके मुतालिक था। उसके अलावा जी व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है 0313588406। आप इसके ऊपर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड देन अपने मसाइल का हल आप यहाँ से आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन है इससे पहले कि हम दोबारा बालों की तरफ आए। मोमना वहीद है मुजफ्फराबाद से और उन्होंने ये कहा है कि जी उनको ये बताया जाए कि ये जो फ्रैकल्स और ब्राउन स्पॉट्स आपके फेस पे आ जाते हैं इनका क्या किया जाए। देखिए, एक तो ये भी रेशियल होते हैं, यानी कि फैमिली चल रही होती है, फिर स्किन कलर होता है, जो वाइट स्किन है उनमें यूजुअली ज़्यादा होता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उसके अंदर फ्रैकलिंग्स, फोटो सेंसिटिविटी होती है बेसिकली। ओके, जो स्किन ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होती है उसके अंदर फ्रैकल्स और ब्राउन। तो टॉप के ऊपर तो सन ब्लॉक आ गया, ओके, ऑन द टॉप। बल्कि सन ब्लॉक तो कहते हैं घर पे भी लगा के फिर मैं तो यही कहती हूँ कि दिस इज योर मॉर्निंग क्रीम। जो मैंने पेशेंट्स को बताया ना, देखिए हमारे घर में ये जो लाइट्स है ना, UVB UVA इनके अंदर भी मौजूद है, ठीक है, जो ट्यूब लाइट्स हैं और बल्ब्स हैं ये भी हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप तो जब अगर हम घर के अंदर भी रहें या अगर हम कवर भी कुछ औरतें करें तो क्या वो एज नहीं होती? तो इन लाइट्स के अंदर भी है। तो मैंने तो पेशेंट्स को कहा है योर मॉर्निंग क्रीम इज योर सन ब्लॉक। ओके, मॉइस्चराइजर भी यूज करना है। अच्छा, आजकल तो सन ब्लॉक्स भी जो आ रहे हैं अस्मा, वो उसमें सारा कुछ है, उसमें मॉइस्चराइजिंग भी है, उसमें काइंड ऑफ आपकी बीबी क्रीम भी डाली हुई है, क्या है कि उसमें उनके बारे में क्या कहेंगे? वो सही है? जैसे हो चुका है ना आपके, सम पीपल से कितना कुछ लगाएं वन थिंग, तो उसमें अब जो सन ब्लॉक आ रहे हैं वो बीबी क्रीम भी ऐड कर दी है कि आप सुबह एक ही चीज लगा लें और उसके ऊपर मेकअप कर लें, यानी फाउंडेशन उसके अंदर ऐड कर दी है। बेसिकली सन ब्लॉक क्रीमी भी होते हैं और सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल भी होते हैं। आपकी स्किन के मुताबिक देना होता है कि अगर ऑयली स्किन है तो सीबम कंट्रोल और अगर ड्राई स्किन है तो फिर हम क्रीमी सन ब्लॉक देते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं तो ये फ्रैकल्स के लिए फिर आप कुछ विटामिन भी सजेस्ट करती हैं या इसकी कोई ट्रीटमेंट होती है? इसकी देखेंगे तो देख के पता चलता है। इसकी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। ओके, लाइटनिंग क्रीम्स भी हम देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सन ब्लॉक है कि उसने लगाना है, अच्छी कवरेज करनी है। फिर लाइटनिंग क्रीम्स हैं, रात के वक्त नाइट में अप्लाई करनी है। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रो कॉटरी है, एक प्रोसीजर, जो छोटे छोटे फ्रैकल्स होते हैं हम उसको ऊपर से मिनिमम बर्न कर देते हैं, यानी वो स्किन, तो वो लाइट हो जाते हैं। वो छोटा सा क्रस्ट बनता है और वो रिमूव हो जाता है थोड़े दिनों में, और फिर आपने सन से अच्छी प्रोटेक्शन करनी है तो वो लाइट हो जाते हैं, 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कितने फ्रैकल्स हैं। फिर लेज़र भी होता है, लाइटनिंग लेजर्स होते हैं, वो भी उनको डिम करते हैं, और एक नाइट क्रीम। तो ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनका नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसेस हो गई हैं, तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि क्लासिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिसका एजुकेटेड है, उसके पास जाना चाहिए। जी मोमना वहीद, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेटर यही है कि आप घर पे कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। और बाकी ये है कि जैसे कि डॉक्टर अस्मा ने बताया कि जो सन ब्लॉक है दैट इज़ द आंसर, कि वो हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसमें एक और बड़ा सवाल है कि ये जो सन ब्लॉक है कितनी देर के बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए? बिकॉज ये हमने जी सुबह लगा लिया और अब जी रात को हम घूम रहे फिर रहे हैं। सन ब्लॉक को लगाने का यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमारे जो जनरल पब्लिक है कि लोशन लगाया तो यहाँ लगाया और ऐसे किया और फिर अब पूरा मुंह में। जी सन ब्लॉक आपने ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि वो सारा तो यहाँ लगा दिया। तो कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली? सन ब्लॉक को आपने फेस पर लगाना है 20 मिनट्स जाने से पहले। ओके, इट टेक्स 20 मिनट्स टू स्टार्ट इट्स सेक्शन। यानी कि अगर मैं स्कूल अपनी जॉब पे जा रही हूँ ड्राइव करके, तो 20 मिनट पहले मैंने मुंह पे लगाना है घर से निकलने से पहले, ठीक है। और दुनिया का एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी सन ब्लॉक हो तो वो सिर्फ 4 आवर्स का कवरेज देता है, 4 घंटे के बाद आपने उसको रिपीट करना है। यानी कि अगर दोपहर को आप दोबारा वापस आ रहे हैं तो आपने दोबारा उसको रीअप्लाई करना है। तो 4 घंटे से ज्यादा सन ब्लॉक जो है वो काम इफेक्टिव नहीं रहता। हाँ, तो 4 घंटे के बाद अगर आप उससे ज्यादा आपका एक्सपोजर है, बाहर शूटिंग कर रहे हैं लोग या कोई ऐसा है जिनका सेल्स का काम होता है या बाहर ज्यादा देर रहते हैं, तो वो अपने साथ रखें सन ब्लॉक, अगर आपको अपनी स्किन अजीज है तो। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, चलिए जी हम वापस आते हैं बालों की तरफ। अच्छा ये बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द चॉइस ऑफ शैम्पूज विच वी आर यूजिंग? क्या शैम्पूज जो है, तो क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना, तो एक्सटर्नली आप कर रहे हो, क्या उससे भी हेयर फॉल होता है?
ऑब्वियसली अगर आप देखें डेली शैम्पू से हेयर फॉल होता है। अच्छा, डेली से होता है, मैं क्या patient को इंटेंसिटी? सबसे पहले ये बताती हूँ कि आपने ऑल्टरनेट डे पे करना है, अच्छा, ऑल्टरनेट डे पे रोज फाइन नहीं है। करना। ओके, रोज नहीं करना। दूसरा ये है कि जो शावर है वो वेरी हॉट शावर से नहीं धोने पाए, ओके। वो बहुत ड्राई करते हैं और उससे भी बाल गिरते हैं। तो आगे तो सर्दियां आ आपने- रही हैं तो आप लोग ये प्लीज हाँ, सुन लें हाँ, सर्दियां आ रही कि हैं, हॉट लोग- लॉन्ग शावर्स जो है उनसे बिल्कुल, वो बालों के लिए आप बालों को कवर कर सकते हैं उसमें, मतलब राइट। उसको कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर, उससे आप बालों को धोएं। बहुत हॉट वाटर से बालों को मत धोएं, सही। उससे गिरते भी हैं बाल और बाल ड्राई भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। ठीक है, और ड्राई होंगे तो टैंगल होंगे, Tangled obviously, होंगे, तो उससे बिल्कुल। गिरेंगे ये। और शैम्पू का तो बहुत ज्यादा रोल है ऑब्वियसली, क्वालिटी शैम्पू की, और शैम्पू के अंदर कंडीशनिंग भी है, शैम्पू के अंदर क्या प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं हेयर फॉल के और हेयर रीग्रोथ के लिए, ये सारी सही। चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और भी बड़ा फिनोमेना था कि जी सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं आप यूज़ करें, और सल्फेट वाले, ये सल्फेट क्या चीज़ है? क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि सल्फेट ज़रूरी भी होता है, अब उसकी कितनी, तो ये सल्फेट फ्री शैम्पू जो है, क्या सल्फेट भी बालों के गिरने का बायस बनता है? बहुत सारे केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से बाल गिर जाते हैं। जैसे जब हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं तो उसमें सेलेनियम सल्फाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि अब वो डैंड्रफ के को ठीक करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको बता देते हैं कि जैसे ही ठीक हो तो नॉर्मल शैम्पू को ऐड कर दें, क्योंकि सही। वो ड्राई भी बहुत कर रहा होता है बालों को। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सी ऐसे कंटेंट्स हैं जिनसे ऑब्वियसली डैमेज होते हैं। इवन जो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, जैसे अच्छा, ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ये कैरेटिन ट्रीटमेंट है ना, अच्छा कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है दैट इज़ अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, और ये डैमेज्ड और ड्राई बालों के लिए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो केमिकल ही होता है। और बहुत सारे हमने केसेस देखेंगे 3-4 सेशंस लेते हैं, पहले 2 सेशंस में तो बहुत अच्छा रहता है रिजल्ट, लेकिन तीसरे सेशन के बाद आधे बाल गायब हो जाते हैं। देखिए, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है जो, उसमें एक तो देखिए जब आप कर्ली बालों को स्ट्रेट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली केमिकल तो यूज हो रहा है, आप उनका टेक्सचर चेंज करवा रहे हैं ना, तो ऐसे ही है। केमिकल के बगैर कैसे वो ठीक होंगे? और जो भी केमिकल्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो बाल तो गिरेंगे। ठीक है, फिर आप पे डिपेंड करता है, किसी के बाल बहुत थिन होता है, किसी का बाल ज़रा थिक क्वांटिटी का होता है, वो तो ज़रा वियर एंड टेयर इफेक्ट को बेयर कर लेता है, लेकिन जो बहुत पतला बाल होता है जिन लोगों का, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हॉरिफाइड है कि वो इतने ज़्यादा केमिकल को कैसे बर्दाश्त करेगा। दूसरा केराटिन ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली उसमें भी प्रोटीन, अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इवन ब्लो ड्राई जब आप बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, हीट स्टाइलिंग जिसको कहते हैं, उससे भी तो बाल गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुल भी इतना पुश भी हो रहा होता है, pull भी सही, हो रहा बिल्कुल। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए एक दफ़ा फिर हम बताते चलें कि जी आपकी ईमेल्स का, हमें आपकी सजेशंस का, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा butonssc@gmail.com पे, और इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 031358840666। लिख लीजिए, इसको दिल पे लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन तरोताज़ा रहे और आपके बाल हसीनो जमील रहें। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा कि आप आई, आपने टाइम निकाला और इतनी सेर हासिल गुफ्तगू आपने की, बिकॉज ये वाली वो आवाज़ है ना कि बाल गिर रहे हैं, स्किन, कि इसके बारे में ख़ास तौर पे हमारी ये कोशिश होती है कि जी डॉक्टर्स आएँ, टेक्नोक्रेट्स आएँ, ताकि जो जितनी अंकल गूगल हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसके बारे में जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो टोटके अवेलेबल है ना, उसके बाद हम और डिजास्टर्स जो रिजल्ट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।